नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, कार्यक्रम के प्रारंभ में हम आपको आज फिर कोरोना के बारे में बताना चाहेंगे। और कोरोना का ग्राफ दोस्तों तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है भारत का। और अगर वैक्सीनेशन का हम जिक्र करें तो दोस्तों वैक्सीनेशन में अभी तक 2,56,00,000 से अधिक टीकाकरण अभियान हमारे देश में संपन्न हो चुका है। 2,56,00,000। और इसमें से दोस्तों किसको कितना टीकाकरण हुआ है, इसमें अगर चर्चा करें तो दोस्तों हेल्थ वर्कर्स जो है वो 1,12,00,000 से कहीं ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स जो है वो टीकाकरण का लाभ ले चुके हैं। और दोस्तों फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है वो भी 76,90,000 से कहीं अधिक फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है टीकाकरण ले चुके हैं अब तक। और 45 से ऊपर गंभीर बीमारी के रोगी भी करीब करीब 10 लाख के पास ये आंकड़ा है दोस्तों। और 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग जो 1 तारीख को उसका सेकंड चरण अभियान चलाया गया था दोस्तों, उसका अगर देखें तो 60 प्लस से ऊपर वाले भी 58 लाख लोग टीकाकरण का लाभ ले चुके हैं दोस्तों। और कुल अगर देखें तो डोज जो है 2,56,00,000 लोगों को डोज दी जा चुकी है दोस्तों। और 2,10,00,000 लोग जो है उनको पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 46 लाख से अधिक लोगों को दोनों डोज कोरोना की दी जा चुकी है। अगर भारत में देखें दोस्तों तो 1,12,85,561 के करीब हमारे संक्रमित भारत में अब तक पाए गए हैं। और उनमें ठीक हुए हैं वो 1,09,38,146 लोग हैं जो एकदम ठीक होकर घर जा चुके हैं दोस्तों। रिकवरी रेट अभी भी वो 96.92 है, 96 के नज़दीक है रिकवरी रेट हमारा बना हुआ है दोस्तों। और कुल मौत जो है 1,58,189 भारत में अब तक कोरोना से हो चुकी है दोस्तों। और नए संक्रमित भी अगर देखें दोस्तों तो ये कुछ गंभीर मामला अब लग रहा है हमें, क्योंकि जिस प्रकार से परसों 23,000 से अधिक मामले आए थे, तो कल भी दोस्तों 22,000 से अधिक मामले आए हैं। तो इस प्रकार से ये कोरोना का जो नया स्ट्रेन है वो भारत में ज़रूर तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ठीक होने वालों की रफ्तार भी दोस्तों 18,000 से कहीं अधिक रही। और अगर मौत का जिक्र करें तो दोस्तों कल 126 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। और राजस्थान में अगर ये आंकड़ा देखें तो दोस्तों 3,22,281 लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 3,17,350 लोग ठीक हो चुके हैं दोस्तों। और रिकवरी रेट राजस्थान का 98.46 है दोस्तों। सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट जो है राजस्थान का है 98.46% दोस्तों। तो और कुल मौत भी 2,787 से ऊपर राजस्थान में हो चुकी है। और अगर नए संक्रमित देखें तो दोस्तों लगातार तीसरे चौथे दिन राजस्थान में जो है 200 से ज़्यादा का आंकड़ा जा रहा है। 203 लोग कल जो है संक्रमित पाए गए हैं। और ठीक होने वालों की रफ्तार 93 रही है दोस्तों। और कल कोई मौत कोरोना से राजस्थान में नहीं हुई दोस्तों। तो इस प्रकार से राजस्थान में कोरोना का जो ग्राफ है हमने आपको बताया। और अब अगर दोस्तों देखें कि रोगी किस स्तर पर बढ़ रहे हैं, स्टेटों में किस अनुपात के साथ रोगी जो है बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों अगर 16 फरवरी से हम जिक्र करें तो दोस्तों 16 फरवरी को ये आंकड़ा 60 का था, 17 फरवरी 101 का था, 18 फरवरी 104 का था, 19 फरवरी 93 का था, और 20 फरवरी 98 का था, और 21 फरवरी को ये 82 का था। और इस प्रकार से चलता हुआ आज का अगर कल का जिक्र करें दोस्तों, चलो 11 मार्च तक का ही जिक्र करें दोस्तों, तो 11 मार्च को ये जो आंकड़ा है दोस्तों ये 203 का है। 203 रोगी हमें कल मिले हैं। और इससे पहले हम दोस्तों देखें तो लगातार जो है 100 से ऊपर मामले लगातार राजस्थान में पाए गए हैं। ये जो कोरोना के नए संक्रमित लोग हैं उनका आंकड़ा है जो हमने आपको बताया दोस्तों। ये लगातार जो है करीब करीब स्थिर सा था, 100 के करीब, 100 से कम। अब जो मामले हैं 200 से बढ़कर आने लगे हैं दोस्तों राजस्थान के। तो ये मामला कुछ गंभीर कहा जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा अगर चर्चा करें, हम आज के
देश के घटनाक्रम पे। तो दोस्तों ममता बनर्जी के बारे में हम आपको सूचना देना चाहेंगे। ममता बनर्जी को जिस प्रकार से चोट लगी थी अपनी ही गाड़ी में, नंदीग्राम में जो रोड शो चल रहा था उसके अंदर, तो उसके अंदर कई थ्योरी उभर कर आ रही है दोस्तों। ममता बनर्जी ने जो फर्स्ट टाइम आरोप लगाया था वो भाजपा पर एक तरीके से प्रहार किया था। उन्होंने 5-6 लोगों को जो है अपने ऊपर हमला कर और उनके पाँव को कुचलने का आरोप लगाया था। ये ममता बनर्जी के प्रथम दिन चोट लगी थी उसके 5-10 मिनट के बाद के ही आरोप है दोस्तों। उसके बाद में अस्पताल में ममता बनर्जी ने जो है वो ये भी स्वीकार किया है मीडिया के सामने कि मेरा जो पाँव है वो गाड़ी के गेट से कुचला गया है। तो ये भी स्वीकार किया। उसके ममता बनर्जी के खुद के बयान में विरोधाभास नज़र आता है दोस्तों। और ये किसी मुख्यमंत्री लेवल के नेता को शोभा नहीं देता दोस्तों, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है वो स्टेट का सबसे बड़ा पद होता है दोस्तों। उनको अनुसरण करते हैं लाखों करोड़ों लोग। तो दोस्तों जिस प्रकार से ममता बनर्जी का जो बयान था वो गैर जिम्मेदाराना बयान था और उस बयान के ऊपर प्रदेश में दंगे तक हो सकते हैं, हिंसा भड़क सकती है। तो इस प्रकार से ममता बनर्जी का बयान जो था वो कतई बढ़िया बयान नहीं माना जा सकता दोस्तों। और भाजपा के नेताओं ने उनसे मिलने का भी प्रयास किया था दोस्तों। और तथागत राय है जो भाजपा के वहाँ नंदीग्राम के जो विधायक हैं वो भी मिलने के लिए गए थे, उनको डॉक्टरों ने मिलने नहीं दिया गया दोस्तों। और बड़े बड़े नेता जो आला कमान है भाजपा के, उन्होंने दुख भी प्रकट किया कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी को चोट लगी है, हम भगवान से कामना करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ होकर आए। तो इस प्रकार से डॉक्टरों ने जो बुलेटिन जारी किया है दोस्तों, उसके अनुसार अगर माने तो पहले तो 4 दिन के लिए राजनीति से ममता बनर्जी की दूरी बना दी गई थी कि किसी प्रकार के ममता बनर्जी है वो कार्यक्रम नहीं करेगी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि व्हील चेयर से ममता बनर्जी जो है अपने राजनीतिक कार्यक्रम जो है, चुनावी कार्यक्रम जो है वो जारी रखेगी। तो इस प्रकार से ममता बनर्जी है अपना कार्यक्रम दोबारा प्रचार करेगी और चुनावी जो प्रक्रिया में भाग ले सकेगी। तो इस प्रकार से देश के अंदर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं दोस्तों। और वहाँ से जिस प्रकार से मीडिया की बड़े स्तर पर मीडिया वहाँ पहुँच चुका है दोस्तों नंदीग्राम में, और देश भर के मीडिया की नंदीग्राम पर नज़र है, वही बंगाल के ऊपर भी नज़र है। और नंदीग्राम में जिस प्रकार ये घटनाक्रम हुआ है उसमें कई थ्योरी जो हमने आपको बताई अभी वो अगर ऊपर के आई है। तो एक थ्योरी तो ये है दोस्तों कि कार का जो गेट है ममता बनर्जी जो है वो रोड शो के दौरान जो सड़क के दाएं बाएं लोग भीड़ के अंदर बड़ी संख्या में खड़े होते हैं, उनका अभिवादन करने के लिए कार की अपनी गाड़ी की खिड़की में खड़े होकर लोगों का अभिवादन कर रही थी दोस्तों। तो ऐसे के अंदर जैसे शरीर ममता बनर्जी ने अपना गाड़ी से बाहर निकाला हुआ था। तो इस प्रकार से अचानक एक थ्योरी तो ये है कि आगे जो लोहे का पाइप आया वो दिखाई नहीं दिया भीड़ के चलते ड्राइवर को, और जो है गेट जो है वो लोहे के पाइप से टकराया और गेट अपने आप जो है गाड़ी आगे जाने की वजह से वो बंद हो गया और ममता बनर्जी का पाँव जो है गेट के बीच में कुचला गया दोस्तों। और दूसरी अगर कहें दोस्तों तो भीड़ ज़्यादा होने की वजह से, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी दोस्तों, और वो एक दो जो जिस प्रकार से वीडियो आए उसमें दिखाई भी देने लगा है और कई वीडियो सामने भी आई इस प्रकार के भीड़ ज़्यादा होने की वजह से संभवतः ममता बनर्जी जिस गेट के ऊपर खड़ी लोगों का अभिवादन कर रही थी वो गेट संभवतः बंद भीड़ की वजह से बंद हो गया होगा और ममता बनर्जी को जो है चोट लगी होगी। और एक थ्योरी हम ये भी मान सकते हैं जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने आरोप भी लगाया है कि 4-5 लोग हो सकता है उस भीड़ में शामिल हो और उन्होंने जो है जानबूझकर भी गेट को बंद कर दिया हो, धक्का दे दिया हो। तो इस प्रकार की थ्योरियाँ हैं। और जांच एजेंसियाँ अगर ममता बनर्जी चाहे तो बड़ी से बड़ी जांच एजेंसी से इसकी निष्पक्ष जांच करवा सकती है दोस्तों, CBI से भी करवा सकती है, NIA से भी करवा सकती है, और भी बहुत जांच एजेंसियाँ हैं। लेकिन ममता बनर्जी कभी नहीं चाहेगी दोस्तों, क्योंकि ये एक चुनावी स्टंट है जो साफ दिखाई दे रहा है। और चुनावी स्टंट में किसी प्रकार जनता की हमदर्दी लेकर जो है वोट बटोरने का ये सिलसिला हमें दिखाई दिया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ क्या होने वाला है, जनता किस प्रकार से समझ रही है इस पूरे प्रकरण को, और जनता अपना जो मत है वो किस प्रकार से, किन चीज़ों से, किन मुद्दों से
प्रभावित होकर देगी, वो भी देखने वाली बात है दोस्तों। 2 मई को जो है एक साथ मतगणना होगी इन 500 स्टेटों की, और 500 स्टेटों में जो चुनाव है दोस्तों, असम में 3 चरण में है, पश्चिम बंगाल में 8 चरण में है, और पश्चिम बंगाल में और लगभग सभी स्टेटों में 27 जो अप्रैल को है, 27 मार्च को है, माफ़ कीजिएगा, 3 स्टेटों में जो प्रथम चरण का चुनाव है वो प्रारंभ हो जाएगा, और 1 अप्रैल को है जो सेकंड चरण का चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों इस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया इसी महीने में शुरू हो जाएगी, और देखते हैं 2 मई को क्या परिणाम आता है। और तब तक हम दूसरी अगर घटनाओं का जिक्र करें दोस्तों, तो हम भादरा आसपास की खबरों को लेते हैं दोस्तों। और भादरा में कल से 12 मार्च को दोस्तों श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, और ये 15वां श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव है दोस्तों। और जो श्री श्याम कला मंडल जो भादरा का बहुत बड़ा एक धार्मिक संगठन है, श्री श्याम कला मंडल, उनकी तरफ से आयोजित किया जाता है दोस्तों। और हर वर्ष इसका आयोजन जो है भव्य स्तर पर किया जाता है दोस्तों, और 5-7 दिन तक ये होली से पूर्व आयोजन, फागुन महोत्सव का आयोजन चलता है, और इसमें हजारों की संख्या में दोस्तों जो है श्याम प्रेमी भाग लेते हैं। और इसका कार्यक्रम क्या रहेगा ये हम आपको बताते हैं दोस्तों। और जो प्रथम दिन है जो 12 मार्च को, ये 13 मार्च को माफ़ कीजिएगा, ये प्रारंभ होगा, तो कलश यात्रा व निशान यात्रा के साथ इसका आगाज होगा दोस्तों। 13 मार्च को कलश यात्रा व निशान यात्रा के साथ, और 10 बजे सुबह जो है ये श्री श्याम मंदिर से चलेगी, और लुहारी वाला अतिथि सदन जो है गुड़ मंडी परिषद में, वहाँ आकर ये कलश यात्रा और निशान यात्रा है दोस्तों समापन होगी। तो प्रथम दिन ये कार्यक्रम रहेगा, और अंतिम जो इसका समापन होगा दोस्तों हवन के साथ और शोभा यात्रा के साथ 20 मार्च को इसका समापन होगा दोस्तों। तो इससे पहले इसमें क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे दोस्तों, उसके बारे में हम अगर बताएं तो यहाँ प्रसिद्ध भजन गायकार जो है, देश के विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध भजन गायकार जो है इसमें भाग लेते हैं दोस्तों। तो 13 मार्च को जो भजन संध्या होगी रात को दोस्तों, हम आपको बताएं तो उसके अंदर भाग लेंगे दोस्तों प्रसिद्ध भजन गायकार मयंक अग्रवाल, जो सोनीपत के हैं दोस्तों, और प्रसिद्ध भजन गायकार हैं। और शनिवार 13 मार्च को जो है इनकी नाइट रहेगी, और शानदार भजनों के साथ ये जो है लोगों का जो भरपूर लोगों को आनंदित करेंगे। और ये जो भजन संध्या है दोस्तों, ये रतनलाल गर्ग जो बिरानी वाले हैं, सिलीगुड़ी में निवास करते हैं, और ऋषि कुमार जी गिदड़ा, उनके सौजन्य से ये नाइट होने जा रही है दोस्तों। इसके अलावा अगर देखें दोस्तों तो 15 मार्च को जो है वो आयुष सोमानी, जो जयपुर के प्रसिद्ध गायकार हैं दोस्तों, आयुष सोमानी, उनकी भजन संध्या होगी दोस्तों, और सोमवार को। और ये भजन संध्या भी अगर सौजन्य से देखें तो स्वर्गीय श्री रामनिवासी लुहारीवाला की स्मृति में श्रीमती विद्या देवी बंसल, जो अहलनाबाद के रहने वाली है दोस्तों, उनकी तरफ से आयोजित की जा रही है, ये सौजन्य है इनके। और अगर 16 मार्च का जिक्र करें तो दोस्तों 16 मार्च को विवेक शर्मा, जो कोलकाता के प्रसिद्ध भजन गायकार हैं, वो अपनी जो भजनों की छटा है वो बिखेरेंगे दोस्तों मंगलवार को। और ये नाइट भी है दोस्तों सुभाष चंद्र जी चचाण जो है नेताजी के नाम से मशहूर है, उनकी तरफ से, और श्री रमेश चंद्र बड़वे वाला जो है समाजसेवी है दोस्तों, उनकी तरफ से ये नाइट आयोजित की जाएगी दोस्तों। इसके अलावा भी अगर देखें हम तो रेशमी शर्मा जो है समस्तीपुर बिहार की, ये प्रसिद्ध गायकार बताई जा रही है दोस्तों। ये 17 मार्च को बुधवार को जो है भादरा में भजन संध्या का आयोजन करेगी। और नरेंद्र कुमार जी सराफ है, और इसके अलावा मांगीलाल जी गोयल है ठेकेदार दोस्तों, जो भाजपा के यहाँ चेयरमैन पद के दावेदार भी थे नगर पालिका चुनाव में, उनकी तरफ से ये भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। और रजनी राजस्थानी दोस्तों 18 मार्च को वीरवार को रजनी राजस्थानी, ये भादरा में अनेकों बार आ चुकी है दोस्तों, और भादरा की धरती इनको रास आती है, और भादरा के जो भजन प्रेमी हैं उनको बहुत पसंद करते हैं दोस्तों। तो रजनी राजस्थानी जो है वो 18 मार्च को भजन संध्या भादरा में करेगी दोस्तों। और ये जो है वो शेर सिंह जी मोदी है कागदाना वाले, और स्वर्गीय श्री इंद्रचंद जी राजगढ़िया की स्मृति में है, ये भजन संध्या की जाएगी दोस्तों। इसके अलावा अगर देखें तो 19 मार्च को प्रवेश शर्मा, ये भी बीकानेर के भजन गायकार है दोस्तों, भादरा में पहले भी आ चुके हैं, और इनकी तरफ से भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, और शानदार प्रस्तुतियाँ दी जाएगी। और ये जो कार्यक्रम है दोस्तों
ये मनीष जी महिपाल और गुप्ता एम्पोरियम के सौजन्य से आयोजित किया जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से जो है ये श्याम कला मंडल की पेशकश श्री श्याम फागोल महोत्सव जो है वो आयोजित किया जाएगा। तो इसके अलावा दोस्तों आज की भादरा की अन्य चर्चाओं के बारे में अगर देखें तो दोस्तों भादरा में जो इसार बस स्टैंड है उसके ऊपर जलदाय विभाग की टंकी है, वहाँ एक गांधी बड़ी गांव का प्रकाश जोगी नामक एक युवक जो है टंकी के ऊपर चढ़ गया था दोस्तों। और बताया जा रहा है कि वो टंकी के ऊपर इसलिए चढ़ा कि वो जो पहले काम करता था एक सीआई महोदय के घर में दोस्तों, अभी वर्तमान में बताया जा रहा है कि वो डिप्टी बन चुके हैं, तो उनके घर में काम कर रहा था और उनकी तनख्वाह के और उनके खाते से निकाल कर वो उनके पैसे जो है ले लिए थे और 2.5 लाख रुपए का लेन देन बताया जा रहा है दोस्तों। वर्तमान में जो डिप्टी है उनके साथ प्रकाश जोगी नामक युवक का, जो कि टंकी के ऊपर चढ़ा था दोस्तों इसका, तो इस प्रकार का लेन देन बताया जा रहा था। और टंकी के ऊपर करीब 11 बजे ये युवक चढ़ा था दोस्तों, और 11 बजे कुछ घंटा आधा घंटा तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया था दोस्तों। बस स्टैंड के अंदर चहल पहल लगी रहती है, बसों का आवागमन रहता है और बड़ी संख्या में जो है यात्री इधर उधर जो आते हैं जाते हैं, यात्राएं करते हैं, उनका आवागमन था। किसी ने यहाँ नज़र करी तो दोस्तों उसके बाद में ये मामला प्रकाश में आया और पूरी भादरा में जैसे तैसे इसकी खबर जो है लोगों को लगी और लोग वहाँ भीड़ के रूप में इकट्ठा होना प्रारंभ हो गए थे दोस्तों। तो हम भी पहुंचे थे साफ संदेश की टीम से वहाँ पर दोस्तों। हमने वीडियो भी अलग से इसका साफ संदेश की चैनल के ऊपर डाला है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से घटनाक्रम हुए थे। तो 3-3.5 घंटे टंकी के ऊपर चढ़े रहने के बाद दोस्तों लगातार ये जो है किसी से मोबाइल पे बातें करता रहा और बताया जा रहा है कि पानी, शराब और बीड़ी वगैरह ये लेकर अपने संसाधन जो है चढ़ा था और लगातार बीड़ी पीते हुए भी इसको लोगों ने देखा है दोस्तों, हमने भी इसको देखा था। और लगातार मोबाइल से ये बातें करता रहा। किसी प्रकार से प्रशासन ने इसके साथ जो है संपर्क स्थापित किए और कविता जी पूनिया जो है हमारे भादरा थाने की सीआई, वो मौके पर पहुंच गई थी सूचना मिलते ही अपने पुलिस दल के साथ। तो दोस्तों काफ़ी देर तक जो है समझाइश का दौर चला और जैसे तैसे प्रशासन ने इनको समझाने में कामयाबी हासिल की और लगभग 2:50 पर दोस्तों ये जो है नीचे उतरने के लिए राजी हुआ और पुलिस प्रशासन ने भी उनको आश्वासन दिया था कि आपकी कार्रवाई होगी, आप जैसा कहते हैं उस हिसाब से हम प्रयास करेंगे आपको न्याय दिलाने के लिए। आप नीचे उतर जाओ, नीचे उतरोगे आप पुलिस में इस प्रकार से कोई मामला दर्ज कराओगे, बताओगे हमें, आपकी शिकायत बताओगे, तब तो हम इसके ऊपर कुछ विचार करेंगे। और ये जो है नीचे आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार से जो घटनाक्रम है ये शांत हुआ और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ जो है लोग बाग इकट्ठे हो जाते हैं दोस्तों। और पहले भी इस टंकी के ऊपर दर्जनों मामले हमने देखे हैं दोस्तों। पूर्व में भी काफ़ी समय पहले एक लड़का एक लड़की यहाँ चढ़ गए थे दोस्तों, दोनों मामले अलग अलग थे। काफ़ी समझाइश के बाद जो है दोनों को नीचे उतारा गया था। तो मैं साफ संदेश के माध्यम से एक प्रशासन को आगाह करना चाहूँगा दोस्तों, हमारी तरफ से एक सुझाव हम देना चाहेंगे और राजस्थान सरकार को भी ये सुझाव हो सकता है दोस्तों, अगर पसंद आए तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। इस प्रकार से जो अनेकों राजस्थान में सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में इस प्रकार से पानी की जलदाय विभाग की डिग्गियाँ टंकियाँ बनी हुई है दोस्तों, और उसके ऊपर सैकड़ों मामले हमने देखे हैं दोस्तों। 25 साल से ऊपर मुझे पत्रकारिता करते हुए हो गए, मैंने ऐसे दर्जनों मामले जो है भादरा क्षेत्र में ही देखे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के मामलों से बचने के लिए प्रशासन का भी पूरा समय बर्बाद होता है और लोगों का भी ध्यान जाता है दोस्तों। इस प्रकार से एक अलग टाइप का माहौल जो हो जाता है और लोगों को ये मतलब ऐसी शुभकामनाएं जो है दुआएं करनी पड़ती हैं कि ये कहीं कूद नहीं जाए, नीचे नहीं गिर जाए और जैसे तैसे इसको प्रशासन जो है नीचे उतार ले। इस प्रकार की दुआएं लोगों द्वारा फिर की जाने लगती है। तो क्यों ना इस स्थिति से बचने के लिए राजस्थान का जलदाय विभाग है वो टंकियों में अलग से इस प्रकार से बजट दे दोस्तों। क्या आपने कभी देखा है जेल की दीवार फांद कर कैदी निकल गए? ऐसा बहुत आपात स्थितियों में और उदाहरण के तौर पर ही ऐसे आपके सामने मामले आए होंगे दोस्तों।
इस प्रकार से चारदीवारी बनाई जा सकती है, इसके ऊपर इंजीनियरों की राय ली जा सकती है और डिक्की के बाद जो है इस प्रकार की सुरक्षा दी जा सकती है दोस्तों। तो क्या ऐसे बजट से इन मामलों का जड़ से सिरे से ही इन मामलों को ख़त्म किया जा सकता है? बेकार में पूरा पुलिस का अमला जमला वहाँ पर लगा रहता है और पूरा जो स्थानीय एसडीएम का प्रशासन है वहाँ लगा रहता है और लोग बाग भी है वहाँ पर आते हैं। तो इस प्रकार से जो है इन चीज़ों से, बेकार की अनावश्यक चीज़ों से बचा जा सकता है दोस्तों। इस प्रकार से जलदाय विभाग जो है अलग से अपना कोई बजट टंकियों के इर्द गिर्द जो है जारी करे और पूरा राय मशवरे के साथ, पूरी तकनीकी के साथ इस प्रकार का सुरक्षा कवच बढ़ाया जाए, ताकि जो कर्मचारी है जिसकी ड्यूटी है उनके अलावा ताला खोलकर जो अंदर जाने की प्रक्रिया है, इसके अलावा कोई अन्य आदमी अंदर ना जाने पाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था है तो वो करनी चाहिए सरकार को, प्रशासन को और जलदाय विभाग को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और बहुत से हजारों सैकड़ों मामले आपने भी अखबारों में पढ़े होंगे, टीवी चैनलों की न्यूज़ें देखी होगी दोस्तों। जब से शोले फिल्म आई है और शोले फिल्म आई हुई दोस्तों 10 को बीत गए, लेकिन ये बीरूगिरी आज भी कहीं ना कहीं हर शहरों में, हर कस्बों में और गाँवों तक में दोस्तों जारी है। तो क्यों ना इसके ऊपर अब समय आ गया है अंकुश लगाए और सरकार कोई ऐसा डिसीजन ले दोस्तों। कोई एक कस्बा या इसमें पहल नहीं कर सकता, हाँ एग्जाम्पल के तौर पर किसी कस्बे में इस प्रकार की पहल की जा सकती है जिसके पैटर्न के ऊपर राजस्थान में भी ऐसी पहल कस्बों में हो सकती है। तो ये सरकार की ओर से ज़रूरी नहीं है, किसी कस्बे में भी प्रशासन द्वारा इस प्रकार की पहल की जा सकती है। 5-7 बड़े कस्बों में दोस्तों 5-7-10 प्रकार इस प्रकार से टंकियाँ होती है और उसके अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा सकती है। अगर प्रशासन अपने किसी सरकारी फंड से नहीं तो लोगों से सहयोग लेकर भी ऐसी व्यवस्थाएं की जा सकती है दोस्तों। बहुत से दानी जो सज्जन हैं आज के टाइम में बड़े बड़े दान करते हैं, तो इस प्रकार से जो है अनावश्यक चीज़ों से बचा जा सकता है। तो साफ संदेश में आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, और कल ठीक 7 बजे हम आपके सामने फिर पेश होंगे, रूबरू होंगे और नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।